नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए जी, हम लोगों का आज का जो है ये 19 नंबर का जो है प्रैक्टिस सेट है। और देखिए, आप लोग बार बार जो है कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर ये जो प्रैक्टिस सेट में जो करंट आ रही है, क्या ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस सेट में आपका एक एक क्वेश्चन जो भी आ रहा है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए, मैं वोकैब की जब भी जहाँ इंग्लिश में वोकैब आती है वहाँ पे मैं सभी के हिंदी मीनिंग बताने की कोशिश करता हूँ। और जब जीएस में जहाँ पे भी होता है मुझे लगता है कि एक्सप्लेन होना चाहिए, वो मैं क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करता हूँ। बल्कि बच्चे कमेंट करके कहते हैं कि सर आप जीएस को फटाफट कराइए। दोस्तों, फटाफट तो हम करा देंगे, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है मैं करा देता हूँ। तो इसलिए आप लोग खूब कमेंट कीजिए, खूब वीडियो को लाइक कीजिए और हद से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट इसमें आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में आपके जो 5 क्वेश्चन करंट के या 4 क्वेश्चन करंट के आएंगे, ये आपको वैसे के वैसे मिलेंगे। जब आप अभी ये वाला करेंगे, जब आपको जो है कल जो सेकेंड पार्ट मिला होगा जीएस उसका करंट वाला, आपने उसमें देखा होगा, और फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपने देखा होगा कितने क्वेश्चंस हमारे रिपीटेड हैं जो हमारे प्रैक्टिस सेट में भी आते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट में आए हुए करंट के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, वीडियो को आप लोग जो है लाइक कर दिया करें, शेयर जरूर किया करें, और साथ में जितने भी लोग नए आते हैं वीडियो को देखते हैं और जिन्होंने या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों सभी लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी फैमिली बड़ी होती है, लगता है कि यार हाँ, हम लोगों से भी जुड़ने वाले लोग हैं, और ये सारी चीज़ें तो बहुत कुछ हो जाता है। तो आप भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सामान्य जागरूकता का है। सामान्य जागरूकता में आपका पहला क्वेश्चन जो है, देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है। अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसे दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। जो इसके अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया। दक्षिण भारतीय राज्य इसमें से कौन कौन से थे? जो राज्य थे उनके नाम मैं बता रहा हूँ। चोल था, पांड्य था, अतिपुत्र था और केरल पुत्र था। ये इसके वर्णन किया है, और ये किसमें किया है? ये द्वितीय मुख्य शिलालेख जो इसका है, ये इसमें इनका इतने राज्यों का उसने जो है कह सकते हैं कि उल्लेख किया हुआ है। चलिए, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो पुणे, कोल्हापुर, रायगढ़ या अहमदनगर। तो ये रायगढ़ में इनका जो है औपचारिक राज्याभिषेक किया गया था। चलिए 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित सल्तनत शासक वंशों में से कौन सा अफगान मूल का था? चलिए, खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी। तो जब सल्तनत वंशों में से कौन सा अफगान मूल का था, तो अफगानी जो था वो लोदी था। ठीक है, इसे बहलोल लोदी भी कहते थे। इसका क्या नाम था? बहलोल लोदी। ठीक है, 44 नंबर देखिए, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? चलिए, आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, इल्तुतमिश ने ये जो है जो अपनी मतलब सबसे पहले बार राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। चलिए, निम्नलिखित में किसने रामबाण का फारसी में अनुवाद किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मुल्ला शेरी, अबुल फजल फैजी या अब्दुल कादिर बदायूनी। तो ये अब्दुल कादिर जो बदायूनी था, इसी ने जो है रामायण को फारसी में अनुवाद किया था। चलिए 46 नंबर देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये आपका जीएस भी कह सकते हैं स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये गोपाल जी के गोखले जिनको कहा जाता है, ये गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? ये किसके गुरु थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे, उनका नाम दिया जाता है, उनका पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप लोग ये मुझे कमेंट में बताना कि गोपाल कृष्ण गोखले किस महान हस्ती के गुरु थे। चलिए 47 नंबर देखिए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। कहां से प्रारंभ की थी? बंगाल प्रेसिडेंसी थे, आगरा में, बंबई प्रेसिडेंसी में या मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था चालू की गई थी सबसे पहले वो मद्रास प्रेसिडेंसी में चालू की गई थी।
फिर देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? ये क्वेश्चन मैं अपनी क्विज में पूछ चुका हूं, जो मैं अपने चैनल पे डेली सुबह 10 बजे आपको एक क्विज मिल जाती है। उस क्विज को आप लोग सेलेक्ट नहीं करते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। कम से कम नहीं तो उस पर जो क्विज को पढ़ने वाले बोटों की संख्या होनी चाहिए लगभग 1000 के आसपास होनी चाहिए, बट सोचिए सिर्फ 200 लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं वहां पर पूछ चुका हूं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? यह भी क्वेश्चन मैं बहुत बार पूछ चुका हूं वहां पे कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है, रॉकी, अल्पस, हिमालय या एंडीज? तो दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कही जाती है। चलिए 50 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। अगर आपको इनका पूरा पैटर्न नहीं पता है कि कौन कौन सी नदी कहां कहां पर मिलती है, उसके बाद कौन सी मिलती है, फिर उसके बाद कौन सी मिलती है, फिर इनके नाम क्या परिवर्तित हो जाते हैं, लास्ट में आके गंगा कब बनती आके है, तो आपको ये चीज पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और कई तरीके से पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो भागीरथी और अलकनंदा जब मिलते हैं, कहां मिलते हैं? वो देवप्रयाग में मिलते हैं। चलिए मैं आपको इसको स्टार्टिंग से बताता हूं कि सबसे पहले कौन सी नदियां मिलती हैं, फिर वो कहां पे मिलती हैं, फिर उसके बाद कौन कौन सी। ठीक, देखो सबसे पहली धौली गंगा अलकनंदा मिलती हैं। ये कहां मिलती हैं? ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। फिर नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं कहां? ये नंद प्रयाग में मिलती हैं। फिर पिंडर और अलकनंदा मिलती हैं, तब ये कहां मिलती हैं? तब ये कर्ण प्रयाग में मिलती हैं। और फिर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं, तब वो रुद्र प्रयाग में मिलती हैं। और भागीरथी और अलकनंदा जब नदियां मिलती हैं ये देवप्रयाग में मिलती हैं, और तभी उसके बाद से ही ये गंगा कही जाने लगती है। जब भागीरथी नदी इसमें अलकनंदा से मिल जाती है उसके बाद ही ये गंगा कही जाती है। तो ये कहां मिलती हैं दोस्तों? तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी कई बार पूछा गया कि नंदाकिनी और अलकनंदा नदियां कहां पे मिलती हैं, या ये कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी का जो है नाम गंगा किन नदियों मिलने के बाद हो जाता है, कहां पे मिलने, तो देवप्रयाग के बाद गंगा कहा जाने लगता है उसको। चलिए 51 नंबर देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? अच्छा देखिए, मेन चीज पता है क्या है, आपको बांग्लादेश से पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य मिलते हैं, और ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कौन कौन से मिलते हैं। देखो असम, मेघालय, मिजोरम, तीनों चीजें मिल जाती हैं। त्रिपुरा भी मिलता है, बंगाल भी मिलता है। ठीक है, ये 4 मिलते हैं। नागालैंड उसमें शामिल नहीं होता है। उस समय पे सिक्किम पूछा गया था, तब भी मैंने बताया था कि सिक्किम नहीं मिलता है। यहाँ पे नागालैंड पूछा गया तो नागालैंड नहीं मिलता है। असम, मेघालय, मिजोरम और बांग्लादेश, सॉरी बंगाल, ये राज्य जो है आपसे बांग्लादेश से मिलते हैं। त्रिपुरा भी मिलता है, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, बंगाल के द्वारा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बंगाल, ये 5 देश जो है आपको मिलते, 5 देश नहीं सॉरी 5 स्टेट ये बांग्लादेश से मिलते हैं। त्रिपुरा जिसमें 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 आता है, 3 मतलब 3 होता है। चलिए 52 नंबर देखिए, 52 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। समुद्री संगठन की बात हो रही है, यानी कि आईएमओ की बात। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात हो रही है, तो इसका मुख्यालय कहां पे पूछा जा रहा है? लंदन, जिनेवा, पेरिस या रोम? तो लंदन, रोम में, सॉरी लंदन यूके में इसकी जो है मुख्यालय पड़ जाएगा। चलिए 53 नंबर देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के दोनों सदनों को है, लोकसभा को है, राज्यसभा को है, लोकसभा के स्पीकर को है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो आपको किसी भी सदन में जाके उनके ऊपर ये प्रस्ताव लाना पड़ेगा। अगर सभी लोग सहमत हो जाते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग चल जाएगा। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग किसी को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया होती है। चलिए 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्र है? अच्छा देखिए, सोयाबीन हो, किसी भी तरीके की दालें हो, दलहन जिनको कहा जाता है, तो वो सब मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। सबसे ज्यादा कहां मिलेगा दोस्तों? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलेगा। बिहार, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र साइड में तो आपको जो है वो क्या नाम, कपास वगैरह ज़्यादा मिल जाए क्योंकि काली मिट्टी होती है। और बिहार में भी इसी तरीके की चीज़ें जो है यूपी से रिलेटेड मिल जाती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में आती है। अच्छा, डिगबोई तेल रिफाइनरी, बरौनी तेल रिफाइनरी, नूनमती तेल रिफाइनरी और जामनगर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से आपको ये दो तो पता होंगे कि ये दो जो हैं ये संस्था जो है ये गवर्नमेंट संस्था है। नूनमती आपको नहीं पता होगा, तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो नूनमती है ये भी आपकी गवर्नमेंट है। जामनगर वाला जो तेल रिफाइनरी है जो गुजरात में पड़ता है, जामनगर गुजरात, ये जो है आपका ये सरकारी नहीं है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं है, ये निजी सेक्टर का है। और ये किसके अंतर्गत आता है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है लिमिटेड द्वारा जारी मतलब काम करा जाता है। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है अपना काम कराती है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी तो अपना पेट्रोल और डीजल आता है, तो ये उसी से रिलेटेड है। चलिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर, जैसे मान लिया ये एक स्क्वायर का क्षेत्र है, इसके अंदर कितने मतलब इंसान या प्राणी या कितने पीपल लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि यहाँ पे ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए एक सेकंड में इसको सॉल्व कर दूं। ठीक, अब आते हैं कि सबसे जनसंख्या घनत्व किसका है, तो बिहार का है। यहाँ पे कितने इंसान रहते हैं, 1106। ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर में प्रति व्यक्ति जो है 11 मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है जहां पे 1028 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के अंतर्गत। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे केरल आता है। ठीक है, 860। वैसे इसमें यूपी भी होना चाहिए था, यूपी का जनसंख्या घनत्व। देखिए काफ़ी टाइम से तो मैंने यूपी के बारे में कोई भी डिटेल्स पढ़ी ही नहीं है। वैसे यूपी का जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन ये यूपी जो है वो क्षेत्रफल में भी काफ़ी बड़ा है, तो इस चक्कर में वहाँ पे क्षेत्र उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है, कट जाता है। चलिए 57 नंबर कि एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या आता है, एकात्मक। तो एकात्मक की जब भी बात आती है तो केंद्र शक्तिशाली होता है, और जब कल मैंने बताया था जहां पे एकात्मक और द्विसदनात्मक आता है तब क्या होता है, तब वो क्या होती है, केंद्र व इकाई, केंद्र और राज्य दोनों में शक्तियां बंटवारित हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पे जब एकात्मक शासन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र जो है शक्तिशाली हो जाएगा। चलिए भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को, 6 अगस्त 1951 को, या 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को सबसे पहले जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलिए फिर देखिए निम्नलिखित में से किस सुंदरी को मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब मिला है। ठीक है, ये मिसेज यूनिवर्स, ये मिसेज है, मिस नहीं है, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता तो ये पल्लवी सिंह ने जीता हुआ है। ठीक है, ये पल्लवी सिंह को अभी 2022 के लास्ट में बिल्कुल मिला हुआ है। चलिए फिर उसके बाद में देखते हैं 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अच्छा, नारायण कुमार, दीपांशु सिंह, अवतार भसीन या अवनीश कुमार। तो दोस्तों ये नारायण कुमार को जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार जो है ये जुलाई 2022 में इनको सम्मानित किया गया था इस पुरस्कार से। चलिए फिर 61 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 18 अक्टूबर 2022 को महालेखा नियंत्रक पद मतलब कैग के रूप में पदभार संभाला है। दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो भी अभी कैग हैं और डिफेंस ऑफ एकेडमी हैं, ये इस तरीके के जो इनके हेड वेड जो भी हैं ये मैं आपको कराऊंगा, आप इनसे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आपको 1 नंबर हमेशा देगा। ये चीज़ मैं बता दूं, जितने भी ये नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं जिनके ऊपर ये नया कार्यभार दिया गया है, ये हमेशा 1 नंबर एसएससी जरूर पूछता है। हर पेपर में आपसे एक पूछेगा, कभी आपसे जो है मेले के बारे में पूछेगा कि अभी रिसेंटली में कौन कौन से मेले हुए हैं, युद्धाभ्यास पूछा जाता है, आपसे हमेशा सूचकांक पूछे जाएंगे, और ये अध्यक्ष वध्यक्ष होते हैं ये पूछे जाते हैं, और मंत्रियों के नाम पूछे जाते हैं उनके पद के साथ में। तो इतने टॉपिक जो है एसएससी हमेशा पूछता है। अब वो किस पेपर में किस टॉपिक पे चला जाएगा ये किसी को नहीं पता होता है। मालूम हुआ आपके में जो है मेले या त्योहार या ये डांस नृत्य वगैरह पूछ लिए जो भी रिसेंटली होते हैं, तो आप उन पे चले जाएंगे। अब किसी में हो सकता है ये पद वगैरह जो अध्यक्ष वगैरह पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको मैं कराऊंगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से कराऊंगा, ये भी बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखिए जो कैग बनाए गए हैं 2 अक्टूबर 2018 मतलब 18 अक्टूबर 2022 को जो बनाए गए हैं कैग, वो कौन है, तो देखो वो है भारती दास हैं। दोस्तों ये भारती दास हैं कौन, ये 1988 बैच के जो सिविल सेवा अधिकारी रह चुकी हैं। ठीक है,
उन्होंने जो है इन्होंने जो है ये भारतीदास जो है इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है। पहले सोनाली सिंह थी, अब उनकी जगह पे भारतीदास आ गई, कैग हो गई है भारतीदास। ऐसे याद कर लीजिए, कैग भारतीदास, कैग भारतीदास, बस इतना याद कर लीजिए, आपका 1 नंबर पक्का। चलिए 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर केबल पुल टूटने से 30 अक्टूबर 2022 को 90 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? ये अभी जल्दी हुआ था, गुजरात में हुआ था, ये भी बता दूं। यहाँ पे देखिए गुजरात कहीं नहीं लिखा, हरिद्वार, कोलकाता, धर्मशाला, मोरबी लिखा हुआ है। आपको गुजरात कहीं नहीं लिखा, क्योंकि हरिद्वार तो आपको पता उत्तराखंड, कोलकाता अपना अलग हो गया, धर्मशाला जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ जाएगा, और मोरबी गुजरात में पड़ता है। ये गुजरात में टूटा था पुल, ठीक है, ये पुल गुजरात में टूटा था। ये मच्छू नदी पर जो है पुल बना हुआ था, उसी पे ये लोग जा रहे थे, जब उसमें टूट गया था तो इसमें काफ़ी लोग जो है डूब के मर गए थे। इसमें बहुत से लोगों को, जो वहाँ की जो नाव चलाने वाले लोग थे, नाव के किनारे जो दुकानें रखने वाली महिलाएं थीं, इन सब ने उसमें नदी में कूद कूद के बहुत से लोगों को बचा लिया था, लेकिन फिर भी 90 लोगों की जान उसमें चली गई थी। चलिए, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव 2 अक्टूबर 2022 में कौन बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी के लिए, याद रखिएगा, ये मोडेरा गांव है। ठीक है, कौन सा? ये मोडेरा गांव जो है, और ये कहां पड़ता है? ये गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, ये भी गुजरात में पड़ेगा। ये पूरी तरीके से सौर संचालित गांव बन गया है। चलिए, आज मैंने जो आपको कल जो क्वेश्चन, वो 50 क्वेश्चंस जो कराए थे, और उससे परसों 50 क्वेश्चंस कराए थे, आप पूरे 100 क्वेश्चन देखिएगा जाके। ये क्वेश्चन शायद उसमें आया है, उसमें मोडेरा गांव भले ना आया हो, लेकिन गुजरात आया कि भारत का पहला सौर संचालित गाँव जो है कौन बन गया, तो गुजरात मैंने वहां पर बताया है। हो सकता है मैंने नाम भी बताया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। चलिए 64 नंबर देखिए, विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों की ब्लू फ्लैग सूची अक्टूबर 2022 में जारी की गई। इसमें कितने भारतीय समुद्र तटों को शामिल किया गया? अभी तो खैर 2 ही शामिल किए गए हैं, और ये 2 शामिल हो जाने से कुल टोटल जो है 12 हो गए हैं अब। ठीक है, ये कौन कौन से शामिल हुए हैं? एक तो लक्षद्वीप के जो मिनी काय का जो थुडी समुद्र तट है वो, और कदमत समुद्र तट के अंतर्राष्ट्रीय और ये कुदमत समुद्र तट पड़ेगा। ये दोनों जो हैं इको लेवल ब्लू फ्लैग मिलता है जिनको, ये ब्लू फ्लैग से रिलेटेड जो इनको ब्लू फ्लैग मिल गया है। अब टोटल 12 जो है इंडिया में जो ब्लू फ्लैग प्रमाणित वाले जो तट हैं वो 12 हो गए हैं टोटल। लास्ट क्वेश्चन, आ कंज्यूम्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी? हाँ, ये बुक भूल गया था कि बुक भी आती है, बुक के लिए भी मैंने एक वीडियो मतलब PDF तैयार हो रखा है, आपको वो भी जल्दी ही मिल जाएगा। द कंज्यूम्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये साहिल सेठ ने लिखी है। और दोस्तों देखिए, जिसको भी ये PDF चाहिए, चाहे करंट की हो चाहे ये प्रैक्टिस सेट की हो, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी की सारी PDF आपको वहीं पे मिल जाएंगी, और आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको बाद में प्रैक्टिस करने के लिए या पढ़ने के लिए। चलिए, इन द इक्वेशन सेंटेंस इज गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन द विद अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। अच्छा, लिखा हुआ है, विल यू प्लीज फ्रॉम इंटरफियरिंग इन माई पर्सनल लाइफ। अच्छा, देखो दोस्तों, यहाँ पे अवॉइड लिखा हुआ, डिसिस्ट लिखा हुआ, प्रोहिबिटेड लिखा हुआ, अब्सटेन लिखा हुआ, तो यहाँ पे डिसिस्ट बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है कि मेरी लाइफ में जो भी तुम आधे अधूरे काम है उनको छोड़ दो या बंद कर दो। तो इसको इंग्लिश में बताएं तो टू स्टॉप यानी कि रोक दो, या कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यू कर दो, मतलब रोक दो। डिसकंटिन्यू का भी मतलब एक तरीके से रोकना होता है। एनी एक्शन दैट आर प्रिवेंटिंग और हिंडरिंग द प्रोसेस और सक्सेस ऑफ समथिंग, मतलब हिंडरिंग मतलब जो हमारी लाइफ में बाधा डाल रहे हैं आप उनको रोक दीजिए, ये कहा जा सकता है। टू स्टॉप कर दीजिए, या डिसकंटिन्यू ऑफ एनी एक्शन दैट आर बी प्रिवेंटिंग। चलिए, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अच्छा, चलिए, तो यहां पे 67 लिखा हुआ, 67 में क्या लिखा हुआ? लिसोम लिखा हुआ। लिसोम का मतलब होता है तेज, या कह सकते हैं लचकदार भी होता है। ठीक, फिर डिसेप्टिव लिखा हुआ। डिसेप्टिव का मतलब होता है कपटी या जो भ्रमक होता है। ठीक है, डल मतलब क्या होता है? सुस्ता होता है या कुंठित होता है। ग्रेसफुल सुंदर या सुखद होता है, और ऐसे ही स्लो का तो आपको पता है कि क्या होता है? धीमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तेज लचकदार एक्सप्रेस मीनिंग बताना है तो सुंदर या कह सकते हैं कि सुखद, क्योंकि तेज लचकदार का मतलब एक तरीके से सुंदर तारीफ में, मतलब जो किसी की सुंदरता की तारीफ करते हैं तब उसमें लचकदार भी कहा जाता है। चलिए, फिर देखिए, फिर क्या है?
इन दिस क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग सी गिवन वर्ड, द गिवन वर्ड अपोजिट बताना है हमको यहाँ पे। शेम, शेम मतलब लिखा है शर्म की बात होता है, शर्म की बात, ठीक है। तो ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई का मतलब होता है गौरवान्वित करना, यानी कि किसी को प्राउड मोमेंट देना, ठीक है। ऐसे ही प्राइड, प्राइड मतलब तो गौरव, गौरव होता है या घमंड भी कह सकते हैं। डिग्निफाई, डिग्निफाई का मतलब होता है सत्कार करना, ठीक है। और इंश्रिन कहते हैं, इंश्रिन का मतलब होता है प्रतिष्ठापित करना या प्रतिष्ठित करना या खोज संजोना कह सकते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापित करना, संजोना कह सकते हैं। तो जो 68 में इसका जो अपोजिट बन जाएगा शर्म की बात, तो इसका मतलब जो शर्म की बात होगी तो दूसरा क्या हो जाएगा उसका, प्राइड यानी कि घमंड की बात हो जाएगी, या घमंड कह सकते हैं या कह सकते हैं कि गौरव कह सकते हैं, ठीक। इन दिस क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेजेस। अच्छा, टू हैव नो ट्रक विद, इसका मतलब होता है किसी के साथ डील ना करना, किसी के साथ डील ना, ठीक है, किसी भी चीज की या किसी के साथ कोई डील ना करना, ये मतलब होता है। हैव नो मीन्स टू कन्विंस, नहीं ये नहीं। साइंटिफिकली बैकवर्ड नहीं। टू हैव नो ट्रेड विद, ये भी नहीं। टू हैव नो डीलिंग विद, हाँ देखिए नो डीलिंग आ गया तो नो डीलिंग विद हो जाता है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अच्छा चलिए, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में आस्था नहीं रखता उसको क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। नास्तिक का मतलब होता है एथेइस्ट, ठीक है। क्या होता है, एथेइस्ट होता है। और मोनार्च, मोनार्च का मतलब सम्राट या राजा होता है। एथेइस्ट मतलब जो है नास्तिक होता है। एलियन, एलियन का मतलब विदेशी भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि दूसरे देश, मतलब दूसरे शहर या दूसरे देश से आया हुआ। और एंटीडोट का मतलब होता है विष हर औषध, जो मतलब विष को हर लेती है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम टू द गिवन वर्ड। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार या संक्षेप, और ये मीनिंग फिर से दोबारा से रिपीटेड आई है अभी, ये मीनिंग दोबारा से रिपीटेड है। ये मीनिंग हम लोग पहले कर चुके हैं एक प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। ये वेग लिखा हुआ, वेग का मतलब क्या होता है, ये अस्पष्ट या कह सकते हैं कि जो ना साफ हो, जो साफ ना हो। कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट का मतलब क्या होता है, ठोस। ये सॉरी कंसर्ट ने लिखा, कॉन्क्रीट लिखा हुआ। कॉन्क्रीट का मतलब ठोस या बजरी होता है, ठीक है। और इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब मायावी होता है। और इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है, इंटेलिजिबल का मतलब अमूर्त या अस्पर्श होता है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे उसने एंटोनियम पूछा सार या संक्षेप, तो सार या संक्षेप का जो हो जाएगा कॉन्क्रीट, स्पष्ट, सॉरी ठोस या बजरी, फैला हुआ, ठीक है। ये मीनिंग हम लोग पहले भी कर चुके हैं। फिर देखो यहाँ पे 67 और 68, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन बिलो द गिवन अल्टरनेटिव टू द सेलेक्ट टू द अंडरलाइन पार्ट। अच्छा, ये अंडरलाइन पार्ट जो है उसको हमको ठीक करना है। चलिए, चलिए फिर क्या लिखा हुआ 72 में, 72 पे हम लोग पहुंच गए। 72 पे तो नहीं पहुंचना चाहिए था। ये दे रहे हैं इन दी क्वेश्चन 67 एंड 68 दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 67 एंड 68 दे रहे हैं। बल्कि 67 और 68 कैसे हो सकता है जब हम लोग 71 क्वेश्चन कर ही चुके हैं। तो ये तो पागल बना रहे हैं फिर तो। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पागल बना रहे हैं। चलिए 72 होना चाहिए था यहाँ पे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई मैं सोचूं यार कुछ तो गलत हो गया, करके तो हम लोग अभी तक। चलिए यहाँ पे 72 है, 73 होना चाहिए था। 72 एंड 73 ये लोग गलत दे रहे थे, तो इसके लिए उनके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लिखा हुआ आई एम अनेबल टू गो ऑन द एक्सर्शन विद माई फ्रेंड्स बिकॉज आई ब्रोक माई लेग। तो देखो 72 में आई ब्रोक माई लेग लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पे ऊपर क्या दे रखा है, आई एम अनेबल टू गो ऑन द एक्सर्शन विद माई फ्रेंड्स बिकॉज आई हैव ब्रोकन होना चाहिए था, क्योंकि आई ब्रोक नहीं होगा, आई हैव ब्रोकन होगा। आई हैव ब्रोकन माई लेग होना चाहिए था। मोर देन वन पर्सन
was killed in the accident। देखो जब मोर देन आया है, मोर देन 1 पर्सन, एक से ज्यादा आदमी मरे हैं, तो वाज तो आ नहीं सकता, क्या आएगा, वर आएगा। ठीक, चलिए तो यहां पे वर किल्ड आ जाएगा। फिर देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन दिस गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड सब्स्टिट्यूशन इट सेलेक्ट नो इंप्रूवमेंट। अच्छा, द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक्ड इनटू द मैटर टू फ्यूल इमिशंस एंड एयर पोल्यूशन। अच्छा भाई, देखिए दोस्तों लुकड इनटू नहीं होता है, लुक इनटू होता है, ये फ्रेजल वर्ब होती है। लुक इनटू मतलब देखभाल करना होता है। द मिनिस्टर प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर टू फ्यूल इमिशंस ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब उसकी देखभाल करेंगे, जो भी ये चीजें थी, जो मैटर जो फ्यूल था, फ्यूल इमिशंस और एयर पोल्यूशन का। तो यहाँ पे ये प्रोमिसेस टू लुक इनटू होना चाहिए था। लुक इनटू ये चौथे ऑप्शन में दे रखा है, लुक इनटू होना चाहिए था, ना कि लुकड इनटू। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। एज ही क्रॉस्ड द डेजर्ट ही नियरली टू थर्स्टी। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड। स्कम्बेड मतलब बिल्कुल खत्म हो जाना, मर जाना एक तरीके से। ही क्रॉस्ड द डेजर्ट ही नियरली टू थर्स्ट व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू गो विदाउट वाटर फॉर 4 days and 5 nights। तो स्कम्बेड हो जाएगा, इसका मतलब बिल्कुल, मतलब जिसके अंदर जान नहीं बचेगी। चलिए फिर क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द विच कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन वर्ड सेंटेंस। अच्छा, ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर, जिसकी कैरेक्टर में ईमानदारी होती है उसको क्या कहते हैं, लिखा हुआ इंटीग्रिटी, इसका मतलब होता है अखंडता या ईमानदारी कह सकते हैं। रेक्टिट्यूड, रेक्टिट्यूड का मतलब होता है इंसाफ या निष्कपटता। फिर ऑनर दिया, ऑनर मतलब तो सम्मान होता है या ऑदर होता है। डिग्निटी, डिग्निटी मतलब गौरव या गरिमा। अभी मैं डिग्निटी के बारे में हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके थे। तो अब आप खुद सोचिए, जब यहाँ पे ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा तो ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, जो निष्कपट होगा। क्या होगा, निष्कपट। तो रेक्टिट्यूड जो निष्कपट होगा। चलिए 77 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, जो सिंपैथी यानी कि दया का भाव होता है वो क्या कहलाता है। कांग्रेचुलेशन ये तो बधाई वाला होता है, ठीक है। और कंडोलेंस ये शोक या संवेदना के लिए कहा जाता है। और कॉम्प्लीमेंट किसी की जब प्रशंसा की जाती है, किसी को अप्रिशिएट किया जाता है। और कंडेमनेशन लिखा हुआ है, कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा या तिरस्कार होता है। तो जब किसी के लिए सिंपैथी की भावना तभी आएगी जब वो शोक में डूबा हो या उसके प्रति संवेदना व्यक्त करनी हो। तो कंडोलेंस जब होता है तो इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी। चलिए, इन द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा भाई, इनकम्बेंट लिखा हुआ है, इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है निर्भर। इसकी स्पेलिंग बस देखनी होती है कि सही क्या है। INCUMBENT, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, निर्भर। डिपेंड कह सकते हैं एक तरीके से कि डिपेंड, निर्भर। फिर अगला देखिए, बजटरी लिखा हुआ है। तो बजटरी का मतलब होता है बजट का। क्या, बजट का। इसकी स्पेलिंग होती है, पहले तो बजट की स्पेलिंग लिख लो, BUDGETARY लास्ट में जोड़ दीजिए, ये बजटरी हो जाएगा, यानी कि बजट का हो जाएगा। चलिए 80 नंबर देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट सेंटेंस हैज एरर। while going through the report yesterday I found several factual mistakes। अच्छा, क्या लिखा, while going through the report yesterday I find। अच्छा, तो यहाँ पे दोस्तों जब पास्ट की बात हो रही है, yesterday यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे फाइंड नहीं आ सकता। क्या आएगा, फॉन्ड आएगा। फॉन्ड की स्पेलिंग क्या होती है, FOUND, फॉन्ड आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फॉन्ड आ जाएगा, तो गलती किस में हो जाएगा, आई फाइंड वाले में। जो yesterday आई फाइंड तीसरे नंबर पे लिखा है, इसमें गलती हो जाएगी। चलिए 10 के बाद 11 नंबर पेज। अच्छा, अब यहाँ पे ये पैराग्राफ दे रखा है, इसमें हमको खाली जगह में चीजों को फिल करना है। अच्छा, फर्स्ट एसोसिएशन इन ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप आर क्रूशियली इंपॉर्टेंट इफ विल क्या होगा, ट्रीटेड, हैंडल्ड और इनेक्टेड या परफॉर्म।
तो हैंडल्ड होगा। इफ हैंडल्ड बे, अगर वो सही से पकड़ बनाते, इफ हैंडल्ड दे कैन, क्या होगा, दे कैन द प्रोसेस, दे कैन क्या होगा, बिगिन होगा, एग्जिबिट होगा, प्रोजेक्ट होगा या एग्जीक्यूट। तो बिल दे कैन बिगिन, अच्छे से शुरुआत करते, द प्रोसेस ऑफ, काहे का प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो द प्रोसेस ऑफ सोशल रिलेशनशिप रिटार्डिंग, अग्यूमेंटिंग या मेंटेनिंग या स्ट्रेंथिंग। तो स्ट्रेंथिंग हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रेंथिंग सोशल रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच, नेशन एंड एट द सेम टाइम ले द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर प्रोडक्टिव। अच्छा, नेशन, सपोज, पर्सन्स या फ्रेंड्स। तो दोस्तों पर्सन के बीच में होगा, पर्सन्स के बीच में होगा, ठीक है, भाई बहनों या ये जो है नेशन के बीच में नहीं। और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, फ्यूचर प्रोडक्टिव lay the foundation for future productive and beneficial advantage, productive and mutually latently और qualitatively या intellectually। तो दोस्तों म्यूचुअली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यूचुअली बेनिफिशियल एडवांटेज। चलिए फिर क्या है, फिर अगला दिया है पैराग्राफ, 86 से 90 तक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बारे में आंसर पुट करने हैं। चलिए, आवर शिप वाज अबाउट 120 टन्स बर्डन, कैरिड 14 मैन बिसाइड्स द मास्टर, दिस बॉय एंड माई सेल्फ बी हैड ऑन बोर्ड नो लार्ज कार्गो ऑफ गुड, द सेम डे आई वेंट ऑन बोर्ड वी गेट sail standing away to the northward upon our own coast with design to stretch over the African coast when this came about 10 or 12 degree of northern latitude, which it seems was the manner of their course in those days. We had very good weather all the way upon our own coast till we came to the height of Cape St. Agostino. From thence, keeping further off at sea, we lost sight of land. In this course we passed about 12 days' time, when a violent tornado or hurricane took us quite out of our knowledge. It blew in such a terrible manner that for 12 days together we could do nothing but drive, nor did any in the ship expect to save their lives. In this distress we had, besides the terror of the storm, one of our men died of the clenchure, and a boy was overboard. About the 12th day the weather started abating a little. The master made a observation as well as he could and found that he was in about 11 degree of north latitude, but that he was 22 degrees of longitude different west from Cape at St. Agostino, so that he found he was gotten upon the north part of Brazil. Now he began to consult with me with course he should take, for the ship was leaky and very much disabled, and he was for going to directly back off the coast of Brazil. चलिए समुद्र के ऊपर है। चलिए देखिए, इसी तरीके के पैराग्राफ आपको मिलेंगे, तो कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ सॉल्व करने की। चलिए क्या लिखा हुआ है, द मेन थीम ऑफ एक्सट्रैक्ट इज अबाउट इसकी जो मेन थीम पूछी गई है वो क्या थी, फिशिंग एक्सपेंडिशंस, स्टॉर्म एट सी, और वॉयस बाय शिप या शिप कॉट इन द स्टॉर्म। बिल्कुल सही था कि शिप कॉट इन द स्टॉर्म, क्योंकि वो वहाँ पे हरिकेन और जो है उनकी बात कर रहा था और इसीलिए वो खो गया था, वो उसका कोर्स की बात तभी कर रहा था। 87 नंबर, एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच इज द बेस्ट डिफिनेशन ऑफ डिजाइन। अच्छा, स्कीम, डिस्गाग्योर, विश या पर्पस। तो दोस्तों यहाँ पे डिजाइन का जो मतलब है वो पर्पस के लिए बात हो रही थी यहाँ पे। चलिए, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, इट कैन बी इंफ्रारेड दैट they were on the adventure trip. They were two sailor and a master. They were sailing westward during the storm.
दे वर गोइंग टू ट्रेड इन ब्राज़ील। तो दोस्तों वो लोग जो है स्टॉर्म में जो है मतलब दे वर सेलिंग वेस्टवर्ड्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ये यहाँ पे बिल्कुल सही बात हो जाएगी। उनके बीच में जो था वो इन्फॉर्मेशन पैसेज में यही बताया गया था। 89 नंबर, दे डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर द चेंज ऑफ डेस्टिनेशन बिकॉज, उन्होंने जो डेस्टिनेशन थी वो चेंज क्यों की थी? द न्यू कोर्स वॉज स्मूथ सेलिंग, इट वॉज स्टिल stormy at sea, they had lost their way, the ship was not sea worthy। तो यही था, द शिप वॉज नॉट सी वर्थी, दे डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर द चेंज ऑफ द डेस्टिनेशन बिकॉज, क्योंकि उन्होंने डेस्टिनेशन इसीलिए चेंज कर दिया था, मतलब चेंज कर दिया था क्योंकि उनकी जो शिप थी वो उतनी ज़्यादा वर्थी नहीं थी। चलिए 90 नंबर देखिए, हु वॉज ड्रॉन्ड इन द सेम, मतलब स्ट्रॉम, जो तूफान था उसमें कौन जूत गया था, मतलब डूब गया था, तो कौन डूब गया था? द राइटर हिमसेल्फ या यंग सेलर एंड ओल्डर पैसेंजर अ शिप कैप्टन, तो जो यंग सेलर था वो डूब गया था। चलिए दोस्तों, आज के जो हमारे 50 क्वेश्चन हैं ये यहीं पे समाप्त होते हैं। और इसमें देखिए आपको जो करंट के क्वेश्चन है, आज के करंट के क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है क्योंकि उसमें आपके जो ब्लू टैग पूछा गया है, तो ब्लू टैग अभी रिसेंटली दो जो है समुद्र तट को दिया गया है, और ये 2 समुद्र तट मिलने के बाद में टोटल 12 समुद्र तट ऐसे बन जाते हैं जिसमें जो है ब्लू टैग मिल गया है जिनको, और टैग भी पूछा गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके इसमें सारे के सारे करंट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।